बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़्म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज का दिन इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज कश्मीर प्रीमियर लीग की ड्राफ्टिंग हुई और जो GTV जिस टीम का मीडिया पार्टनर है यानी ओवरसीज़ वॉरियर्स, आज उन्होंने अपने स्क्वाड को दीगर टीमों के साथ और दीगर टीमों की तरह मिलकर जो है वो अब एक फाइनल शक्ल दे दी है। आज के शो में बहुत कुछ है जनाब, क्योंकि वसीम अकरम साहब का भी एक स्टेटमेंट है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ अब से थोड़ी देर के बाद टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे लेजेंडरी आसिफ इकबाल साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे वसीम अकरम के स्टेटमेंट के हवाले से, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से और साथ साथ विराट कोहली का आखिर मसला क्या है, कोई भी फॉर्म वो कैसे हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। शाहीन जाफरी इंजरी के बाद श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए। मेरे ख्याल में वनडे क्रिकेट को अब इंटरनेशनल कैलेंडर से खत्म कर देना चाहिए। क्रिकेट हुकाम को इस पर गौर करना चाहिए, वसीम अकरम। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। डेवनहॉफ का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। डेवनहॉफ ने मुकामी क्यूरेटर्स और कोचेस को पिचेस की तैयारी पर लेक्चर दिया। श्रीलंका ने मुल्क में जारी माशी और सियासी बहरान के पेश नज़र एशिया कप 2022 की मेजबानी करने से माजरत कर ली, जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर सौरव गंगुली ने एशिया कप मुत्तहदा अरब अमीरात के इनेकाद का ऐलान कर दिया। मुझे मालूम है कि मौजूदा वक्त कोहली के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। अगर मैं भारतीय टीम का कप्तान या कोच होता तो विराट कोहली की जिंदगी आसान कर देता, रिकी पॉन्टिंग। कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन के खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग मुकम्मल। जी जनाब, कश्मीर प्रीमियर लीग के ड्राफ्टिंग का अमल मुकम्मल हो गया, लेकिन वसीम अकरम ने जो वनडे क्रिकेट के खात्मे के हवाले से बात कही है, उन्होंने क्या कहा है सोशल मीडिया पे, पहले वो देखते हैं और फिर लेजेंडरी आसिफ इकबाल साहब से उनका इनपुट लेंगे। मेरे ख्याल में वनडे क्रिकेट को इंटरनेशनल कैलेंडर से ख़त्म कर देना चाहिए, ये कहना है वसीम अकरम साहब का। बहैसियत कमेंटेटर भी मुझे अब वनडे क्रिकेट तवील लगती है, T20 खेल आसान है। अब हर तरफ लीग्स हो रही हैं और इसमें पैसा भी बहुत है। ये वसीम अकरम साहब के स्टेटमेंट्स हैं वनडे क्रिकेट के हवाले से। और T20 के बाद ऐसा लगता है कि जैसे वनडे मैच कई दिनों तक हो रहा है। तो खिलाड़ी छोटे फॉर्मेट T20 और बड़े फॉर्मेट टेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। वसीम अकरम साहब के स्टेटमेंट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेयर कि जिनका पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो पहला वनडे मैच है खेला गया उसमें फील्डर ऑफ द मैच करार पाए। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक बड़ा नाम, शारजा में जो क्रिकेट हुई है वो पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज रही। उस क्रिकेट को इन्होंने जो है वो ऑर्गेनाइज किया और इनसे बेहतर कोई शख्सियत हो नहीं सकती इन कमेंट्स पे गुफ्तगू करने के लिए। हम वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर आसिफ इकबाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। और वसीम अकरम साहब ने कब कहा, आपने सुना भी होगा कि वनडे क्रिकेट जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए, थोड़ी बोरिंग हो गई है, लॉन्गर फॉर्मेट उनको लगने लगा है। और आज मैं शाहिद आफरीदी को भी एक जगह सुन रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि जो 50 ओवर के बजाय 40 ओवर की वनडे क्रिकेट होनी चाहिए। सर, आपने तो 60 ओवर की क्रिकेट खेली है और अब यहाँ पे 50 ओवर भी ज़्यादा लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर खिलाड़ी को अपना हक बनता है वो अपनी राय दे। ये अपनी वसीम अकरम की राय है, ये अपनी शाहिद आफरीदी की राय है, लेकिन मेरी राय इनसे मुख्तलिफ है। वो सिर्फ इसलिए है कि वनडे क्रिकेट ये शुरू हुई थी जो काफी मशहूर मकबूल हुई और जिसकी वजह से आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेटिंग सीन जो था, जो तब्दील हुआ, वो हुआ था जब कैरी पैकर एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन टाइकून थे। उन्होंने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट का इनेकाद किया था। उन्होंने अनाउंस किया था कि वनडे क्रिकेट होनी चाहिए जिसमें लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और जो टेलीविजन व्यूइंग बहुत बढ़ेगी। उनका मेन मकसद तो ये था कि वो उनके ऑस्ट्रेलिया के जो टेलीविजन राइट्स हैं वो एक्वायर करना चाह रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, और वो इसलिए करना चाह रहे थे कि वो कह रहे थे कि तो मैं समझता हूँ कि इस खेल को अंडरस्टैंड किया जा रहा है और मैं इसको प्रॉपर मार्केटिंग करके इसको मैं बहुत मकबूल करूंगा और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा पैसे जनरेट करके उनको दूंगा, जिसकी वजह से वो खिलाड़ियों को जो मुआवजा दे रहे हैं उससे काफी बढ़कर मिलना चाहिए। तो उन्होंने जब ये शुरू किया तो, और उन्होंने पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम, पूरी वेस्ट इंडियन टीम को क्या कहना चाहिए, अंडर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक वर्ल्ड 11 टीम बनाई जिसमें इंग्लैंड के
पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी थे, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में मैं, माजिद खान, आई थिंक मियादाद और आई थिंक इमरान खान और 2-3 खिलाड़ी और भी थे जिन्होंने साइन किया था। सर जब ये वनडे क्रिकेट शुरू हुई, सर मैं थोड़ा सा, मैं इससे पहले कि मजीद आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा आपकी इजाज़त से कि जब ये कैरी पैकर क्रिकेट आई है और आप एक विजनरी इंसान थे, आपने कैरी पैकर क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट किया, फिर शारजा में जो क्रिकेट हुई वो आपने ऑर्गेनाइज की, तो उस वक्त आप पे तनकीद की गई थी कि आप कैरी पैकर को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट इससे तबाह हो जाएगी। और फिर आपको याद होगा कि एक मैच तो ऐसा भी हुआ हैदराबाद में जहाँ पाकिस्तान की 2 टीमें तैयार थीं और आप लोगों को फिर टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका भी नहीं दिया गया, पाबंदी भी लग गई। तो ये जो फैसला आपने किया था क्रिकेट को ये देखते हुए कि ये वनडे क्रिकेट मकबूलियत हासिल करेगी, ये आपको लगता है कि आज क्रिकेट की इस मकबूलियत में आप लोगों का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? देखें, ये सारी बातें अगर करने लगे ना तो मेरे ख्याल से आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ ब्रीफली ये जरूर कहूंगा कि जो हमने जो 6-7 खिलाड़ी पाकिस्तान के थे जो कैरी पैकर को साइन किया था, उसमें हमारा विजन एट दैट मोमेंट, बिकॉज हमने पहले कभी ना सुना था ना देखा था कि इस तरह की क्रिकेट हो सकती है, फ्लड लाइट्स में होगी, रात में होगी, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन हमने जो साइन किया था वो प्योरली उसमें फाइनेंशियल रीजन थे। जो मनी हमें ऑफर की गई थी, इट वाज ह्यूज अमाउंट उस जमाने के लिए। जो अगर आप कंपेयर करें कि टेस्ट मैच में खेल रहा है तो इंग्लैंड का खिलाड़ी जिसको सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे वो उसको कई 500 पाउंड या 1000 पाउंड मिलते थे, और पाकिस्तानियों को तो 1000 या 2000 रुपये मिलते थे। तो इस तरह की बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, कोई इनकम नहीं थी एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर की। लेकिन जब कैरी पैकर ने शुरू किया और जो पैसे उन्होंने ऑफर किए, दैट वाज द मेन रीजन वी जॉइंड कैरी पैकर। सारे जो जितने भी खिलाड़ी थे, मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। और सर लोग आज भी उसकी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट थी, लोग आज भी उसकी वीडियोस देखते हैं। जी नहीं, जो इम्पोर्टेंट बात मैं करने चला हूँ वो ये है कि जब हमने वो खेलना शुरू किया और जब हमने साइन किया था, ना हमें क्रिकेट बोर्ड ना कोई किसी से ये हमें खदशा नहीं था कि वो हमें बैन करेंगे क्रिकेट खेलने से मुल्क के लिए, इसलिए कि वो क्लैश नहीं हो रहा था। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, हमारे कैरी पैकर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर मुल्क को जरूरत होगी उन खिलाड़ियों की जो कैरी पैकर के लिए साइन है वो अलाउ करेंगे। तो ये वो इश्यू नहीं था हमारे लिए। हमें तो कॉन्फिडेंस था कि हम उसके लिए भी खेल रहे हैं और जब मुल्क को जरूरत पड़ेगी तो वो रिलीज करेगा। लेकिन क्योंकि वो आईसीसी के अंदर नहीं आता था तो उन्होंने फौरन सिर्फ पाकिस्तान ने सारे मुल्क के जो क्रिकेट बोर्ड थे उन्होंने फैसला लिया कि हम इन खिलाड़ियों को हमारी क्रिकेट में खेलने नहीं देंगे जो ट्रेडिशनल क्रिकेट है। लेकिन मतलब उन्होंने बैन कर दिया था। बट एज ए चैपल कैरी पैकर सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा था, वो उसने मतलब मेरे ख्याल से रेवोल्यूशनरी जो क्रिकेट हुई है वो कैरी पैकर से बढ़ के, और किसी ने नहीं, उसमें किसी का इतना बड़ा हाथ नहीं है। उसने ना सिर्फ हमें सपोर्ट किया, वो इंग्लैंड के सबसे बड़े कोर्ट में आईसीसी को सूट किया और वो केस जीता। इस ग्राउंड पे जीता कि आप किसी का हक नहीं मार सकते, अगर वो अपनी आजादी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करके कहीं जा रहा है तो आपको नहीं करना है। वो केस जीत भी गया। अच्छा सर केस क्या जीतने के बाद फिर मुआहिदा हुआ आईसीसी का और कैरी पैकर का, जिसमें उन्होंने अलाउ किया कि कैरी पैकर को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का जो उसका डिमांड था टेलीविजन राइट्स देने का वो उसको दें, और उसको मिल गए। और जो राइट्स मिलने के बाद मैं कहता हूँ उसका बड़ापन था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तो बेशक खत्म कर दिया, उसने अपनी सीरीज तो बेशक खत्म कर दी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट थे लड़कों के साथ 3 साल के 5 साल के, हालांकि वो क्रिकेट सिर्फ 2 साल चली थी, उसने ऑनर किया। ठीक है, उसने सबको पैसे दिए उन खिलाड़ियों को जो 3 साल 4 साल 5 साल खेल थे। सर ये जो क्रिकेट हो रही है जी सर, क्वेश्चन मेरा ये कि अब ये जो बात कर दूं, छोटी सी मैं बात कर दूं। जी सर आजकल जो क्रिकेट हो रही है बिफोर द स्टार्ट ऑफ T20, आजकल क्रिकेट हो रही थी, टेस्ट मैचेस और ओडीआई जब हो रहे थे, और जो हर वो चीज जो कैरी पैकर ने इंट्रोड्यूस की थी, लाइक नाइट क्रिकेट अंडर फ्लड लाइट्स, कलर्ड क्लोथिंग, वाइट क्रिकेट बॉल, और सर्टेन रूल्स, और सर्कल डाल के लोग इसमें फील्डर्स अंदर होने चाहिए, इसमें बाहर होने चाहिए, एवरीथिंग बहरहाल बेसिकली वॉट एवर ही एट दैट टाइम इंट्रोड्यूस किया था वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट ने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया, एंड देन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स खिलाड़ियों के जो मुआवजे थे, खिलाड़ियों को जो पैसे मिलने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओवरनाइट चेंज हो गए।
एंड उनको बहुत बड़े बड़े मुआवजे मिल रहे थे, जिसकी वजह से जो मैं हमेशा कभी भी बात करते हो आप लोग इसकी, तो मैं कहता हूँ कि आजकल के जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनको डेफिनेटली शुक्रिया अदा करना चाहिए कैरी पैकर का और उन वर्ल्ड सीरीज क्रिकेटर्स का जो उन्होंने वो डिसीजन किया, जिसकी वजह से ये लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी तरह से कमा रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि सर आप क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कैरी पैकर की बड़ी तफसील से आपने बात की, फिर शारजा ने जो एक लेगेसी छोड़ी है वनडे इंटरनेशनल में, वो एक बड़ा एक हाई पीरियड की शारजा की जो क्रिकेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट सिर्फ इसलिए खास तौर पर मेरे लिए, वो कोई पैसे बनाने वाली मशीन नहीं थी। वो जो मेन पर्पस था उस क्रिकेट का, वो था क्रिकेटर्स बेनिफिट फंड सीरीज। और जब लोग मुझसे बात करते हैं उसकी, तो मैं कहता हूँ कि जो मेरा बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन है जो क्रिकेट ने मुझे दिया है, हाउ आई रिटर्न वो ऑनर और वो जो रिवॉर्ड्स मुझे मिले हैं, इज बाय क्रिएटिंग अलॉन्ग विद जो शारजा के एक ताजिर थे है अगर बुखार, उनके साथ मिलकर एक क्रिकेटर्स बेनिफिट फंड शुरू किया था। और उसका सिर्फ मकसद ये था कि जो पुराने खिलाड़ी थे, रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, जो मुझसे भी पहले खेले थे और जो रिटायर हुए थे इंडिया में और पाकिस्तान में, वो बेचारे बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई, बट बहुत सारे ऐसे थे जो इनकी हालत फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक नहीं थी। उनको कोई मतलब क्रिकेट खत्म होने के बाद ना उनके पास कोई नौकरी होती थी ना कोई जरिया होता था। तो उन्होंने एक फंड क्रिएट किया जिसमें वो उन खिलाड़ियों को जो बिल्कुल ना क्रिकेट बोर्ड उनकी लुकिंग आफ्टर करता था, और मैं क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम इसलिए नहीं करूँगा कि क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे उस जमाने में। लेकिन वो फंड जब शुरू किए और लेजेंडरी क्रिकेटर्स लाइक अब्दुल हफीज कारदार, फजल महमूद, महमूद हुसैन, मतलब ऑल द ओल्ड नेम्स, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। अच्छा सर, मुझे ज़रा ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन एक दो छोटे छोटे सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, आपकी प्रेजेंस का एडवांटेज लेना चाहूँगा कि अब ये पाकिस्तान जो टेस्ट मैच जीता है, अब्दुल्ला शफीक को आप किस तरह से रेट करते हैं? और साथ साथ इसी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि बाबर आजम बतौर बैट्समैन तो सभी उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन आप कैप्टन भी बड़े इंटेलिजेंट कैप्टन थे, तो एज ए कैप्टन आप बाबर आजम को किस तरह देख रहे हैं? और जब अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग खेली, इसके हवाले से सर आपकी क्या राय है? जी, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन ए फोर्थ इनिंग, जिसमें बहुत अंडर प्रेशर उनको खेलना पड़ा। चेजिंग 325-330 जो भी टारगेट था अगेंस्ट ऑन ए स्पिनिंग ट्रैक अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका, जिस तरह से उन्होंने कंपोजर दिखाया, जिस तरह से उन्होंने एंड तक वहाँ खड़े रह के टेस्ट मैच जीता, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पूरी पाकिस्तान टीम को उसके लिए तो बहुत खास तौर पर मुबारकबाद देना चाहिए, बिकॉज आसान नहीं है चौथी इनिंग में इतना बड़ा टारगेट चेज करना, और खास तौर पे उन ट्रैक्स पर जो काफी टर्न हो रही थी। यहाँ तक बाबर आजम का बात है, देखिए रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बाबर आजम ना सिर्फ खुद रन भी बना रहे हैं, बल्कि उनकी टीम भी अच्छा खेल रही है और मैचेस जीत भी रही है। तो इस वजह से आई थिंक उन्होंने काफी सीख लिया है। और आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा, आपने पहला सवाल किया था रिगार्डिंग वसीम अकरम और T20 क्रिकेट, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, बट आई डोंट एग्री विद हिम। आई थिंक जिस तरह से ओडीआई क्रिकेट आई थी, उसके बाद फिर T20 क्रिकेट आई। T20 क्रिकेट की ही वजह से ये कहा जा रहा है कि भाई ओडीआई बंद करो, क्योंकि ये जो सारे जो IPL हैं, जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है या बिग बैश है या कैरिबियन क्रिकेट है, जो भी है, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के मैचेस होते हैं, लेकिन उसकी वजह से फाइनेंशियल रिवॉर्ड होते हैं। तो वसीम जो बात कर रहे हैं वो इस तरह से ठीक है, फाइनेंशियली वो रिवॉर्डिंग है, लेकिन ना वो कहीं रिकॉर्ड में जाते हैं आपके ICC के ऑफिशियल T20 क्रिकेट के, बिकॉज T20 सीरीज ऑफिशियली खेली जाती है दो मुल्कों के बीच में, वो रिकॉर्ड में जाते हैं। लेकिन ये वसीम का जो व्यू है, जो उन्होंने कहा है, जो उनको पूरा हक मिलता है उनको कहने का, कि ओनली फाइनेंशियल रिवॉर्ड है और कुछ नहीं है, वो जो आप प्राइवेट मैच कहते हैं, बहुत अच्छे रिवॉर्ड है और क्रिकेटर्स डिजर्व, दे अर्न दैट मनी। उनको ये नहीं है कि खाली मार्कर आउट हो जाते हैं या 4 ओवर खेलते हैं, बट फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है। बट आई पर्सनली माय व्यू इज डिफरेंट। आई थिंक बहुत जरूरी है कि कंटिन्यू करना चाहिए ओडीआई को, बिकॉज एटलीस्ट देयर इज सम क्रिकेट कैन बी सीन इन दैट। T20 में वो एक बिग मतलब मारधार वाली भरपूर क्रिकेट है। तो बस ये दिस इज व्हाट माय व्यू है। सर थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने सुनी लेजेंडरी आसफाल साहब की गुफ्तगू के वनडे क्रिकेट का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना टेस्ट और T20 क्रिकेट का होना ज़रूरी है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मुजाहिद जमशेद से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे लेजेंडरी आसिफ इकबाल साहब, और हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर और पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो सलाहियतों से माला माल थे और पाकिस्तान के लिए अंडर-19 क्रिकेट भी खेली, नायब कप्तान रहे उस टीम के जिसकी क़यादत की थी मोइन खान ने दौरा इंडिया में। मेरे साथ मौजूद है बजरिया वीडियो लिंक का मुजाहिद जमशेद साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद जमशेद साहब। हेलो सलमान, हाउ आर यू? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह एवरग्रीन हमेशा की तरह मुजाहिद जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीधी बात करेंगे बिल्कुल श्रीलंका टेस्ट मैच के हवाले से। टेस्ट मैच आपने देखा, आप खुद बड़े ज़बरदस्त टॉप ऑर्डर के प्लेयर थे, किस तरह देखा आपने अब्दुल्ला शफीक को और इस परफॉर्मेंस को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबर को बड़ा हाईली रेट करूंगा। नो डाउट पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, लेकिन आपको ऐसी कंडीशन चाहिए होती है कि जहाँ पे आप जैसे एक्सपर्ट जो टीवी पे बैठे हैं, एंकर बैठे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ा एक सीरियस किस्म का मटेरियल आ जाता है जिसपे आप कर सकते हो। क्योंकि ये वो इनिंग्स थी जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान को कमबैक का चांस दिया, बल्कि उसकी भी मेरा ख्याल है कि यादगार इनिंग होगी। तो ये तो थी बात कि उसकी इनिंग ने ही श्रीलंका को एक थोड़ा सा अंदर आने का पाकिस्तान को मौका दिया। उसके बाद जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की एज ए ओपनर, एक एंड को संभाल के रखा। मैं भी ओपनर रह चुका हूं, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी जो पार्टनरशिप थी, ऑब्वियसली बाबर ने जो 5 रन दूसरी इनिंग में किए, उससे उसने बहुत कुछ सीखा होगा। क्योंकि जो पहली इनिंग थी बाबर की, वो एक एग्जाम्पल सेट था, वो एक रोल मॉडल इनिंग थी। तो इससे जो यंगस्टर होते हैं उनको बड़ा बूस्ट मिलता है और वो उसी तरह की परफॉर्मेंस देना चाहते हैं जिस तरह आपके कैप्टन परफॉर्मेंस देते हैं। वही हमने अब्दुल्ला शफीक में दूसरी इनिंग्स में देखा अली कि उन्होंने बाबर आजम की अच्छा मुजाहिद जमशेद साहब, क्योंकि मुजाहिद जमशेद साहब क्योंकि थोड़ा सा आपने हमें ताखीर से ज्वाइन किया है, ज़रा मैं क्विकली आपसे बहुत सारी चीज़ें लेना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए। ये बताइएगा कि अब्दुल्ला शफीक इस छोटी सी उम्र में जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह वो खेलें, उन पर लोग ये तनकीद करते थे कि जी उन्होंने ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, एकदम वो पाकिस्तान की टीम में इंडक्ट हो गए, डेब्यू पे गो कि उनका फर्स्ट क्लास में 100 है, T20 के जो डोमेस्टिक डेब्यू पे उनका 100 है, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो क्या हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसकी मतलब कोई इतनी अहमियत नहीं है कि एक नया बंदा आता है वो आके 100 करता है, फॉरेन टीम में आता है, यहाँ पे जो अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं और यंग किड जो आके वो परफॉर्म कर देता है? अगर आप मिसबा की बात करें तो मिसबा ने एक दफा एक इंटरव्यू प्रोग्राम में कहा था कि आई डोंट नो कि अब्दुल्ला शफीक को अभी तक मौका क्यों नहीं दिया जा सका, क्योंकि जिस तरह की उसमें टैलेंट है। देखें, अभी मैंने आपका एक अली हिसाक है, शायद कराची का प्लेयर है, उसकी मैंने जब इनिंग देखी मुझे नजर आया कि उसमें वो है कि जहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसमें वो सारी चीजें हैं जो एक टॉप क्लास प्लेयर में होनी चाहिए। और असद अब्दुल्ला शफीक में भी वो सारी चीजें थी जो मैं समझता हूँ कि जो आपके मंजे हुए कप्तान करंट जो कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने उन पर बड़ा ट्रस्ट किया। और जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं आप हमेशा उसकी एबिलिटी पे करते हैं और उसकी हंगर पे करते हैं। वही गैम्बल खेला बाबर आजम ने, और देखें आप जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बाबर आजम को एज ए कैप्टन कैसा रेट करेंगे, क्योंकि आप खुद भी उस दौर में पाकिस्तान अंडर-19 के कैप्टन रहे, मोइन खान के आप डिप्टी थे, फिर आप अपने रीजन के भी कप्तान रहे, बैंक को भी आपने यकीनी तौर पर लीड किया। तो बाबर आजम एज ए बैट्समैन तो सभी उनकी सलाहियतों के मोतरिफ हैं, एज ए कैप्टन उन पर थोड़े से क्वेश्चन मार्क आते हैं। टेस्ट मैच गो के हम जीत जरूर गए, लेकिन कैप्टनसी कैसी देखी आपने? देखिए, कैप्टनसी में अभी देखें जिस तरह श्रीलंका को आने का मौका दिया, तो ये छोटी छोटी, ये नहीं कि आप मैच जीत जाते हैं और आप अपनी जो वीकनेस है उसको भूल जाएं। आपको जीतने के बाद अपनी वीकनेस पे बात जरूर करनी चाहिए। तो वो उसकी एग्रेशन है। आजकल आपको पता है थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है, इसमें आपको अटैक करना पड़ता है 3-4 स्लिपों के साथ। नो डाउट पिच में वो जान नहीं थी जिसमें आप कह सकते हैं कि जी नसीम शाह को या शाहीन अफरीदी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसी पिचों पे हमेशा आपको स्पिनर ही डोमिनेट करते नजर आएंगे। अगर बात करें आप सूर्या की, देखें उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आखिरी टेस्ट मैच में 12 विकेट्स लिए हैं। यहाँ पे भी पाकिस्तान प्लेयर को बड़ा टफ दिया। अगर आप अब्दुल्ला शफीक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैन ऑफ द मैच के बाद अगर उसको सुने तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि इस पिच पे जब नया बॉल स्पिन करते हैं तो उसकी जो पेस है वो डबल हो जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी थी। तो वहां पे मुझे बाबर ने हेल्प आउट किया। तो ये वो सारी चीजें हैं जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और अपनी फीलिंग्स
बताते हैं कि वो उसने अपनी इनिंग को किस तरह बिल्ड किया, तो मैं समझती उसने अपनी इनिंग्स को बड़ा खूबसूरत समराइज किया। और एक एंड संभाल के पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच हम समझते यही थे कि 250 275 इज इनफ, क्योंकि टर्निंग ट्रैक था, ब्रेक हो रहा था, ऊंचा आ रहा था। जिस तरह की फंटास्टिक इनिंग खेली, तो मेरा ख्याल यानी कि सबसे बेस्ट इनिंग होगी। ठीक है, ठीक है, मजीद बात करेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से। और नेक्स्ट टेस्ट मैच में क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या फाइनल जो 11 है क्या इन्हीं खिलाड़ियों पे मुश्तमिल होगी, क्योंकि शाहीन आफरीदी को तो इंजरी हो गई, तो एक तब्दीली तो यकीनी तौर पे मुतवक्के है, और क्या कोई तब्दीली हो सकती है, अजहर अली को क्या मजीद मौका मिलेगा, ये सब जानेंगे मुजाहिद जमशेद साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं मुजाहिद जमशेद साहब से पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट मैच के हवाले से। उस टेस्ट मैच को हम डिस्कस कर रहे थे कि जहां पर पाकिस्तान की टीम ने कामयाबी हासिल की। मुजाहिद जमशेद साहब, जो इस टेस्ट मैच को हम जीते ज़रूर हैं, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ गलतियां भी हुई टीम सिलेक्शन के हवाले से। आप मुतमईन हैं कि सही टीम सेलेक्ट हुई थी? गो कि अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम और नवाज और जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन थे, उसके बावजूद हम जीत तो गए। फाइनल जो सिलेक्शन थी टीम की वो सही थी? ऑब्वियसली टीम के साथ साजिद खान नहीं था, तो उसकी वजह से नुमान को एक एक्स्ट्रा बॉलर की वजह से चांस मिला कि वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करता है। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे नुमान को खेलना चाहिए था। एक तो वो प्रॉपर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अगर आपके पास ऑफ स्पिनर अवेलेबल नहीं है तो आपको प्रोफेशनल बॉलर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता नुमान अली एक तो लेफ्ट बैट्समैन है। अगर वो उस पोजीशन में आते जिस तरह आपने देखा कि नसीम शाह ने बड़ी लंबी पार्टनरशिप की बाबर के साथ, तो यहाँ नुमान होता लेफ्ट हैंड बैट्समैन के अगेन, वो अच्छा खेल सकता था। तो ये मैं समझता हूँ कि आगा सलमान और एक आपने दूसरा एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया, फास्ट बॉलर। आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला। अजहर अली के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि अजहर अली की जो परफॉर्मेंस है वो भी कोई अप टू द मार्क नहीं है। फवाद आलम को हम ड्रॉप कर देते हैं, अजहर अली को हम खिलाते हैं, असद शफीक को हम ड्रॉप कर देते हैं, अजहर अली को हम खिलाते रहते हैं। क्या लगता है कि ब्लू आइड बॉय हैं? देखिए, ये तो एक्सपीरियंस यूज करने की बात है। यदि अगर बात करें, फवाद आलम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है कि आप उसको इतनी जल्दी बिठा दें, और स्पेशली वो लेफ्ट हैंडेड है और आपके पास 5वें नंबर 6वें नंबर पे बेहतरीन ऑप्शन अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। क्योंकि अगर देखें जया सूर्या को डोमिनेट करने वाला सिर्फ फवाद आलम था, और वहां पे उनके पास ना सिर्फ डोमिनेट कर सकते बल्कि उनके पास एक्सपीरियंस भी था, और जहां पे उनको जरूरत पड़ती है वो थोड़ा सा अटैक भी कर देते हैं, स्पेशली जब स्पिनर के अगेंस्ट स्पिनर उनकी रेपुटेशन भी अच्छी है। तो वो सारी चीजें उनकी फेवर में जाती थी, जो कि किसी भी कप्तान के प्लेयर्स में दिखनी चाहिए, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती हुई बाबर से। होप कि उसको ये चीज का रियलाइज हुआ होगा। इसमें शक नहीं कि आप टेस्ट मैच जीते, लेकिन आपको छोटी छोटी गलतियों पे जरूर नजर रखनी चाहिए। क्योंकि जो पहला टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया भी इसी ग्राउंड पे 10 विकेटों से जीता था, और उसके बाद फिर एक इनिंग और कुछ रन से अगले टेस्ट मैच में श्रीलंका ने शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी थी। तो नेक्स्ट टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि नेक्स्ट टेस्ट में जो कोई तब्दीलियां मुतवक्के हैं, और अगर मुतवक्के हैं तब्दीलियां तो क्या तब्दीलियां करनी चाहिए? देखिए, अभी आपने जिक्र, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, जहां पे राइट हैंडर स्ट्रगल करेंगे लेफ्ट स्पिनर ऑफ स्पिनर, तो वहां पे उसको बाहर बैठा देना कोई हर्ज नहीं है। इसमें नहीं है कि आपने एक सीनियर के साथ ज्यादती कर दी या सीनियर को माइंड करना कि यार मुझे इस अगेंस्ट श्रीलंका बाहर बैठा दिया। आपको टीम की नीड देखनी चाहिए कि आपकी जो करंट सिचुएशन है और अगेंस्ट किस बॉलिंग के अगेंस्ट कह रहे, तो वो सूटेबल बैट्समैन वो फवाद आलम है, और एक फास्ट बॉलर निकाल के आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन डाल सकते हैं, चाहे आप अजहर अली को खिलाएं, साथ फवाद आलम को भी खिलाएं। ठीक है, अब ये बताइएगा कि ये तो चले टेस्ट मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा, यकीनी तौर पे आइंदा भी आपको हम ऑन लेते रहेंगे, आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। जो ये वसीम अकरम का स्टेटमेंट आया कि वनडे क्रिकेट को ख़त्म कर देना चाहिए, ये बोरिंग है। अगर वनडे क्रिकेट नहीं होती मुजाहिद जमशेद साहब, तो आप तो सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होते, इंटरनेशनल क्रिकेटर तो आप बनते ही नहीं। बिल्कुल, बड़ा एक स्ट्रेंज किस्म का स्टेटमेंट था। शायद ये रिफ्लेक्शन थी बेन स्टोक की, जिन्होंने रिसेंटली वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट दी, लेकिन उसके पीछे वो कहता था जी मुझे वर्कलोड बहुत ज्यादा है।
अगर ऐसी बात है, मैं समझता हूँ उसका इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो गया था। इसमें ओवरलोड कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी 5 to 9 एक जॉब है, आपको एज ए प्रोफेशनल उसको ओन करना पड़ता है। अगर आप अर्न करते हैं एज ए प्रोफेशनल, तो आपको अब जिम में और ग्राउंड में अपनी जो फटीग होती है उसको कवर करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर कैपेसिटी नहीं है तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग में आप में वो भी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप चीजों को इनहेंस कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि अगर वसीम ने अगर बात की है, नो डाउट इज अ विजनरी, उनकी एक विजन है, और मैं उनकी कप्तानी में खेला हूँ और उनको बड़ा हाईली रेट कप्तान कंसीडर करता हूँ कि बड़े टैक्टिकली, टेक्निकली और प्रेशर लेने वाले और प्रेशर से हैंडल करने वाले बड़े कम दुनिया में से कप्तान हुए हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उन्होंने ये बात की है तो कुछ ना कुछ सोच के की होगी, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि टू अर्ली टू से कि वनडे क्रिकेट को गुड बाय कह देना चाहिए। हाँ, आपको अगर ये डाउट है कि क्राउड कम आना शुरू हुआ है, तो आप क्राउड को ग्राउंड में लाने के लिए कोई ना कोई ऐसे टैक्टिक्स यूज करें जिससे क्राउड अट्रैक्ट हो, प्राइस कम कर दें, आप कुछ फन मेकिंग चीजें लेके आए, कुछ आप इंसेंटिव अनाउंस कर दें जिससे आपकी अट्रैक्शन जो है क्राउड की तरफ जाए और आपके ग्राउंड अच्छा, आपने अट्रैक्शन की बात की ना, तो एक और जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए वो है विराट कोहली के, जिनके हवाले से अब सुनील गावस्कर ने भी कहा कि आए, बैठे हैं, बात करें और 15-20 मिनट मुझे दें ताकि आपके जहन को मैं सही कर सकूं। उसके अलावा विराट कोहली इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं, उनको ड्रॉप करने की बातें भी हो रही हैं। रिकी पॉन्टिंग भी अब इस बहस में कूद पड़े। उनका ये कहना है कि मैं भारतीय टीम का कोच या कप्तान होता तो कभी इनको ड्रॉप करने की कोशिश नहीं करता, इनका एतमाद बहाल करता, इनके लिए चीजें अच्छी करने की कोशिश करता। कोहली को नंबर 3 पे ही खिलाना चाहिए, बार बार इसके नंबर में तब्दीली क्रिकेटर के लिए मजीद परेशानी का बाइस बन सकती है। अगर भारतीय टीम को कोहली को मैचेस से ड्रॉप करने का सोच रही है तो यह मुखालिफ टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप वर्ल्ड कप के मौके पर विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को टीम से आउट करेंगे तो फिर इसके लिए वापस अपनी फॉर्म में आना मुश्किल हो जाएगा। मुझे जमशेद साहब क्या कहेंगे, ऐसे बैट्समैन जो इसमें जो विराट कोहली पे वक्त आया हुआ है वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त और कितना मुश्किल होगा उनको वापस अपने निक में आना? देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, एज के साथ साथ उनकी थोड़ी सी बैटिंग टेक्निक थोड़ी सी है कि वो बहुत जल्दी उनकी बॉडी और बैट का जो कोऑर्डिनेशन है वो उनका साथ नहीं दे रहा। कभी बैट तेज आ रहा है, कभी बॉडी तेज आ रही, तो उनको वो चीज ठीक करनी पड़ेगी। और जिस तरह की उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है, वो अपना कोच खुद ही है, उसको जरूरत नहीं है बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के मेंटोरिंग करने की, या आपको रिकी पॉन्टिंग की बात सुननी चाहिए। जिस तरह मुझे जमशेद साहब ने भी कहा कि विराट कोहली अपने आप में खुद जो है वो एक बड़े कोच हैं, खुद अपने आप में मेंटोर हैं, तो उनको खुद अपनी गलतियों को उनको खुद मालूम है कि मैं अपनी गलतियों को किस तरह से रेक्टिफाई कर सकता हूं और किस तरह से वापस अपनी फॉर्म में आ सकता हूं। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि रिकी पॉन्टिंग ने उनके हवाले से एक आवाज़ उठाई है और एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि जो सीनियर प्लेयर हैं वो अपने जूनियर प्लेयर को मोटिवेट करते हैं। हमने इससे पहले देखा कि हसन अली के लिए वसीम अकरम ने एक स्टेटमेंट दिया, अभी जो रिकी पॉन्टिंग ने स्टेटमेंट दिया विराट कोहली के लिए, और जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक को जो सपोर्ट किया था बाबर आजम ने, तो एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने जूनियर को सपोर्ट करते हैं, मुश्किल वक्त में उनके साथ आप खड़े होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में हमें ताउन हासिल रहा लेजेंडरी आसिफ इकबाल साहब का, मुजाहिद जमशेद साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे। हम दोनों की इस शो में प्रेजेंस के लिए इंतहाई मशकूर हैं। ये इस वीक का हमारा ये लास्ट शो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।